नरेश ठाकुर जी, सर्वप्रथम अपने जीवन के बारे में बताइए। सबसे पहले तो मेरा सभी को नमस्कार। मेरा नाम नरेश ठाकुर और अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट से मैं अध्यक्ष हूँ। मेरा जीवन बड़ा ही सादा सिंपल है। मेरा अपना ट्रेडिंग का काम है। मैं इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम जैसे टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन इस टाइप के प्रोडक्ट की ट्रेडिंग करता हूँ। नॉर्मल यही मेरा जीवन रहा है। बाकी ऐसा कोई अलग तरीके का मेरा जीवन नहीं रहा। इस पूरे परिचय से अलग ग्रेटर नोएडा में होने वाली श्रीमद् भागवत भागवत कथा के आप आयोजक हैं, जिसको कहा जा रहा है कि ये पूरे भारत की सबसे बड़ी कथा है। इतनी बड़ी कथा के आयोजन का विचार आपके मन में आया कैसे? सर्वप्रथम तो इतनी बड़ी कथा, ये हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कथा है। इसका आयोजन किसी एक व्यक्ति विशेष के बस की बात नहीं है कि वो एक ही आयोजन कर ले। हाँ, अगर आप ये कहो कि इसके सूत्रधार, तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, इस कथा का सूत्रधार मैं ही हूँ। उसकी वजह ये है, जब कोरोना आया था तो बहुत से लोगों की जिंदगी बदल दी। लोगों के विचार बदल गए, सोच बदल गई। तो उस समय घर पे पड़े पड़े सभी अलग अलग तरीके के, सभी के दिमाग में अलग अलग विचार आते थे। मेरे दिमाग में भी एक विचार आता था कि अपने सनातन धर्म में हमेशा से बताया गया है, यज्ञ की बड़ी महत्वता थी कि अगर यज्ञ होता है तो उसकी आहुति से तकरीबन तकरीबन ये कहा जाता है कि 1 किलोमीटर का वातावरण बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। तो मेरे मन में तभी से एक विचार था कि मुझे भी एक यज्ञ कराना है। मगर जब मैं यज्ञ कराने के लिए चला तो मुझे एहसास हुआ कि एक महाराज जी हैं, जिनका नाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री है। वो बड़े ही इस समय अच्छे कथावाचक हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कथा का ही प्रयास किया जाए कि यहाँ की धरती पे एक कथा का आयोजन हो। तो उसके लिए फिर मैंने प्रयास किया। उसके लिए फिर मैंने लोगों को जोड़कर एक छोटी सी ट्रस्ट बनाई, जिसका नाम अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट है, जिसके 5 ट्रस्टी रहे हैं। और उनको लेकर फिर मैंने कथा के लिए संस्कार टीवी चैनल के जो वो हैं सीईओ मनोज त्यागी जी, उनके माध्यम से कथा का प्रयास किया। इस कथा के आरंभ होने से पहले से ही अव्यवस्थाओं पर बातें होनी शुरू हो गई। कथा अपनी कथा के लिए कम जानी जाने लगी, बल्कि कार्यक्रम देर से शुरू होने से लेके वहां पंखे जैसी सुविधाएं नहीं हुई, इन सब की बातें होने लगी। इनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल कथा के विषय में तो मैंने सोचा था कि कथा करानी है, मगर ये कभी नहीं सोचा था कि कथा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बड़ा आयोजन होता है धनाढ्य लोगों के पास चला जाता है, चाहे आप कितने भी उसके जनक क्यों ना रहे हो। और कुछ रसूख वाले भी होते हैं जो राजनीतिक रसूख रखते हैं, वो भी कथा को अपने अंडर में लेने का प्रयास करते हैं। तो इस विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं थी। कथा तक पहुंचते पहुंचते मुझे ये एहसास हो गया कि वो जो रसूख वाले लोग हैं वो हावी हो चुके हैं। तो कथा की एक शुरुआती व्यवस्था जमीनी स्तर से वो सारी की सारी हमारी ही रही। मगर जब कथा के आयोजन पे वहां तक बात पहुंचती है जहां मंचन होता है कथा का, वहां तक धनाढ्य लोगों के हाथ ही कथा चली गई। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, वो अब कथा को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। जैसे जो टाइमिंग है, लोग 4 बजे का आपने टाइम दिया और वो 6-6, 7-7 बजे तक शुरू हो रही है, जिसको लेके काफी आलोचना हो रही है इस कथा की। कार्यकर्ता 2 प्रकार के होते हैं जी। एक तो सेवादार होते हैं, उनके अंदर सेवा भाव होता है। और एक होते हैं पेड कार्यकर्ता जी। उन्हें सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी करने से मतलब रहता है। उनके अंदर सेवा भाव का कोई मतलब ही नहीं होता है। अगर एक सेवा भाव वाला कार्यकर्ता होगा तो वो चारों तरफ नजर रखेगा कि कहीं अव्यवस्था ना फैले। और एक पेड कार्यकर्ता होगा, उसकी नजर ये रहेगी कि बस मेरी ड्यूटी का टाइम पूरा हो, उसे किसी भी उससे मतलब नहीं रहेगा। तो आपके कहने का मतलब है कि जिन पेड या राजनेताओं ने इस कथा को हाईजैक करने की कोशिश की और वो सफल भी दिख रहे हैं उसमें, उनके पेड कार्यकर्ताओं ने अव्यवस्थाओं को जन्म दिया। जी 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 जी, मैं यही कहना चाहूंगा कि वहाँ जो अव्यवस्थाएं जितनी भी फैली वो सारे के सारे पेड कार्यकर्ताओं द्वारा ही फैली है। क्योंकि सेवादार वहाँ पे कोई मौजूद रहा ही नहीं जिसके अंदर सेवा भाव हो।
ऐसा कोई वहां पे मौजूद रहा ही नहीं। एक बहुत ही बड़ी घटना और दुर्घटना हुई दिव्य दरबार वाले दिन। एक महिला को एक सेवादार ने रेलिंग से उठा के नीचे फेंक दिया और उसके बाद जो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उन्होंने मंच से कहा भी कि भाई ये उनका सेवादार नहीं है, ये लोकल आयोजकों का सेवादार है। हालांकि उनका मीडिया में पता नहीं चल सका कि कौन है, शायद पुलिस उन्हें तलाश कर रही होगी। कौन रहे होंगे आपके हिसाब से, क्या है ये? दरअसल इस घटना को भी मैंने मीडिया पर ही देखा था और मुझे अत्यंत दुख हुआ। ऐसा निंदनीय कार्य करने वाला कोई दुष्ट ही हो सकता है और इसके लिए मुझे बड़ा ही खेद है। अगर हमारा कोई सेवादार होता या हम रहे होते कथा के अंदर तो ऐसा कभी नहीं होता। और रही बात महाराज जी की, तो मैंने ये भी सुना था कि उन्होंने माफी भी मांगी थी जी हाँ कि हमारा ये कोई सेवादार नहीं है जो इतना घृणित कृत्य किया है उसने, मगर जो भी किया है वो बहुत गलत किया है। उसके लिए मुझे भी अच्छा नहीं लगा बिल्कुल। इस घटना के बाद पुलिस ने आपसे कोई पूछताछ की, क्योंकि आप ही इसके आयोजक हैं और सारी परमिशंस पुलिस से आपने ली हैं? दरअसल इसमें प्रशासन को सारा पता है कि बेशक परमिशन सारी मेरे नाम है, मगर इस कथा के मंचन में जो सहयोग कर रहे हैं वो सारे के सारे अलग ही लोग हैं जो उनके साथ ही होते हैं, प्रशासन के साथ ही होते हैं। क्योंकि प्रशासन भी मेरी एक तरीके से नहीं सुनता है और हार के मैंने ये भी सुना है कि बाकी कथा के मंचन में सारा का सारा जिम्मा प्रशासन ने अपने हाथ में ही लिया कि इस तरीके की कोई घटना ना घटे। और इसके लिए मैं प्रशासन का धन्यवाद भी करता हूँ कि उन्होंने ये कदम उठाया। एक लेटर हेड पे कुछ लिखा हुआ वायरल हुआ था जिसमें लिखा हुआ था कि आपने 36 लाख रुपए लिए हैं। ये क्या घटना है? ये 36 लाख रुपए नहीं, ये 50 लाख रुपए थे जी, जो कि टेंट वाले को किसी से उधार लेके मैंने दिलवाए थे और वो उसमें से 36 लाख रुपए वापस किए गए। तो ये लेटर उसका है, उसकी रिसीविंग है। उसके बाद ये कहा गया कि 36 लाख रुपए देके उन्होंने कथा खरीद लिया, वो आप बाहर हैं, ऐसा कुछ? ऐसा कैसे पॉसिबल होता है? क्या कथा को बेचा जा सकता है कभी? कथा कोई बेचने की या खरीदने की चीज है। जिसके साथ में श्रद्धा जुड़ी हुई हो उसकी क्या खरीद फरोख्त हो सकती है कभी? और जमीनी स्तर से हम लोग लगे हुए हैं और हमने किसी से अपना ही पैसा तो लिया उससे जी। ऐसा थोड़ी है कि हमने किसी से कर्जा लिया हो या किसी ने हमें कोई खैरात दी हो। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। ये जो पास बन रहे थे इसको लेकर भी कई सारे विवाद सामने आए। पता लग रहा है कि ये पास 1-1 हजार रुपए, 2-2 हजार रुपए में बेचे गए हैं। ये कौन लोग हैं? इनको लेकर आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी? कथा का पहला दिन था जब मुझे पता चला कि पास जारी हुए हैं और वो बेचे जा रहे हैं। उसके खिलाफ मैंने तुरंत कार्रवाई की। मैंने एसीपी ऑफिस में अपना लिखित में एक एप्लीकेशन दी कि फर्जी पास अपना जारी करके उन्हें बेचा और खरीदा जा रहा है। इस तरीके का कार्य नहीं होना चाहिए। अगर पास जारी किए जाएं तो उसमें मेरे हस्ताक्षर होने जरूरी है। मगर उसका कोई फर्क नहीं पड़ा और उसका फर्क सिर्फ इतना ही है कि उस दिन के बाद में ना तो मुझे कथा में कभी एंट्री मिली है और ना ही किसी पास वास की ऐसी कोई प्रक्रिया सामने आई है। इस पूरी कथा के विवादों के बावजूद अब ये कथा समापन की ओर है और 16 तारीख को ये समाप्त हो जाएगी। आप क्षेत्र की जनता से अव्यवस्थाओं के लिए और के लिए या जो अब इस कथा के बाद धन्यवाद देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र के सहयोग के लिए मैं बड़ा ही आभारी हूँ कि सारे क्षेत्र ने इतना सहयोग किया है और ये कथा संपन्न हुई है और इसके लिए मैं तहे दिल से सारे क्षेत्र का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतने बड़े आयोजन को क्षेत्रवासियों ने बड़े ही प्यार से परिपूर्ण कराया है। चाहे उसमें मैं रहूं या ना रहूं, मगर कथा, मेरा जो उद्देश्य था कथा पूर्ण कराने का, वो हुआ। एक और छोटा सा सवाल है और आखिरी सवाल है, आप चाहें तो इसका आंसर मुझे दे सकते हैं और चाहें तो नहीं भी दें। जी। सोशल मीडिया पर ये चल रहा है कि किसी एक व्यक्ति ने 12 करोड़ रुपए इस कथा में लगाए हैं और 1 करोड़ की गाड़ी भी वो शास्त्री जी को गिफ्ट कर रहे हैं।
तो आखिर इस पूरी कथा का टोटल बजट कितना है? इस सवाल पर मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि ख्यालों में करोड़ गिनना अच्छा लगता है, मगर हकीकत में ऐसा कुछ होता नहीं है। कोई इतने बड़े दिल वाला अभी मुझे तो कथा के अंदर नहीं दिखाई दिया कि जो 12 करोड़ रुपए कथा में लगाए और 1 करोड़ रुपए की महाराज जी को गाड़ी दे। अगर आपको वो दिखाई देता है तो मुझसे भी परिचय कराना चाहिए। धन्यवाद। ये मुझे बताइए कि क्या इस कथा को लेके लोगों ने अपना चेहरा चमकाने की कोशिश कर दी है, इसका मतलब? दरअसल जो लोग आगामी चुनाव लड़ना चाहते हैं, इस कथा को उन्हीं लोगों ने हाईजेक किया। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि कथा जो आप एक भगवान भक्ति भाव से लाए थे, उसको लोगों ने राजनीतिक टूल बना लिया। जी 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 जी। तो आपको क्या लग रहा है कि अब आप आगे कोई और कथा लाने का प्रयास करेंगे जिससे जो आपकी एक अंदर रोष की भावना है उसको आप दूर कर सकें? नहीं, मेरे अंदर सर्वप्रथम तो कोई रोष की भावना नहीं है, मगर जिस दिल में भक्ति भाव हो उसके भाव कभी नहीं बदलते हैं। जो एक कथा पैदा कर सकता है वो आगे भी पैदा करता रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद नरेश ठाकुर जी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपने इतनी सुंदर कथा को यहाँ के लोगों के लिए मतलब उनके लिए साकार किया। भले ही उसमें कुछ विवाद रहे हैं, सारी बातें हैं, और आशा करते हैं कि आप आगे भी लोगों के लिए अच्छी समाज सेवा वाली बातें करते रहेंगे, कथाएं करवाते रहेंगे। जी, मैं आपका भी धन्यवाद कहना चाहता हूँ और धन्यवाद मैं प्रशासन का भी कहना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत और इतनी श्रद्धा प्रशासन के प्रति भी, प्रशासन ने भी मतलब कथा के प्रति दिखाई है कि सारी वो बोलते हैं ना कि उसके हकदार वो